के बहुत हुए हैं। आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन कल आपके इकोनॉमिक्स के पेपर में भिड़ने वाले हैं, दिखने वाले हैं। तो हम रैपिड फायर खेलेंगे, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, बस आप क्वेश्चन को अपने तरीके से देखते जाएं ताकि आपको ये रिमाइंड होता रहे। ठीक है, एक बार इसको सेशन को शेयर भी कर देना। आपके पास रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन ये रहा, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपसे गणनावाचक कहा है, मतलब जब आप गणना करते हैं तो गणना में हम लोग कौन आएंगे? तो मार्शल साहब ने, इन्होंने रुपए में इसको मेजर करने की बात कही है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी होती है? साधनों का आवंटन, आर्थिक विकास, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। तो संसाधनों का आवंटन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुशलतम उपयोग तो अलग की बात है, समस्या ये होती है संसाधनों के आवंटन में। ठीक है, मांग के नियम का संबंध किससे? आय और मांग के बीच की बात करता है, मूल्य और आय के बीच की बात करता है, मूल्य और मांग के बीच की बात करता है। तो आय मांग नहीं होता है, ना मूल्य और आय होता है, मूल्य होता है और साथ ही साथ मांग होती है, प्राइस होता है और डिमांड के बीच की बात करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, ये किस प्रकार का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं, मांग की लोच माप में कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो कुल व्यय विधि भी है, बिंदु रीति विधि भी है, प्रतिस्थापन या अनुपातिक विधि भी। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है, ये चित्र आपको क्या प्रदर्शित करता है? L1 L2 L3 और नीचे उत्पादक है, ऊपर लागत है। तो ये कुल परिवर्ती लागत है, क्योंकि लागत हमेशा चेंज हो रही है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आया, पूर्ति की लोच माप में किस सूत्र को रखते हैं? सप्लाई का जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं कौन सा सूत्र रखते हैं? तो डेल्टा क्यू और क्यू है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये आपके पास होगा नहीं इस रूप में, डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू यहाँ पे कहीं है नहीं, डेल्टा क्यू दिख नहीं रहा है, डेल्टा क्यू यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ दिख नहीं रहा है। आपके पास आंसर जो है वो इस रूप में हो जाएगा, क्या होगा? डेल्टा क्यू और एस होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा या एस दिखा नहीं था इसलिए हमने इसको काट दिया, तो पी बाई क्यू होता है। ऐसे भी अगर आपको ऑप्शन दिख जाए तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे होंगे नहीं, आपका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह की संतुलन की शर्त क्या है? तो ये कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्स माइनस एम है, तो आपके पास आंसर हो जाएगा ए, आपके पास ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएनपी ऑन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पे एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो जब भी एनएनपी की बात करें बेटा, एनएनपी की बात करें तो उसमें से घिसावट व्यय को हम माइनस कर देते हैं। किसको माइनस करते हैं? घिसावट व्यय को हम माइनस करते हैं, जीएनपी ऑन मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पादन का साधन कौन नहीं है? ध्यान रखना है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, लेकिन मुद्रा नहीं है। वैसे आपको लगेगा मुद्रा है, लेकिन मुद्रा है नहीं। निम्नलिखित में से कौन साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? देखो, परिमाणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव कह रहा है, लेकिन नॉट कह रहा है, साथ में नॉट भी कह रहा है। परिमाणात्मक में हमको ओपन मार्केट ऑपरेशन दिखेगा, हमको बैंक रेट दिखेगा, बैंक रेट दिखेगा, ये होगा। कोष अनुपात में परिवर्तन, सीआरआर में परिवर्तन, ये भी दिखेगा। लेकिन नैतिक दबाव जो है ये गुणात्मक है, ये क्वालिटी वाला है, गुणात्मक यंत्र है, गुणात्मक टूल है। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉरल प्रेजेंस। अब मॉरल प्रेशर, एमपीसी और एमपीएस को अगर हम इक्वल करें तो क्या आता है? आपको आंसर पता होगा, एक आता है। फिर है, किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत संतुलन का निर्धारण कौन करता है? संतुलन का निर्धारण कौन करता है? तो C+S और C+I। आपको ये MCQ वाले के अलावा आपको 2 नंबर में भी लिखने को आ सकता है, ध्यान से देखना। गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं? देखो, गुणक आ गया, गुणक का मतलब हो गया है कि आपसे कह रहा है मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात, जिसको कॉहन दे रहे हैं और किन्स आगे बढ़ा रहे हैं। कॉहन ने दिया था, किन्स ने आगे बढ़ाया था। ये क्या है? तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई दिख जाएगा, बाकी नहीं है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रवाह के अंतर्गत किसे शामिल करते हैं? उपभोग है, आय है, निवेश है। तो निवेश भी है, प्रवाह फ्लो कह रहे हैं, आय भी है, चाहे वो राष्ट्रीय आय क्यों ना लिख दे, आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए कुछ मौद्रिक उपाय बताओ। तो स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए मौद्रिक उपाय क्या क्या है? स्फीतिक अंतराल मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैंक दर में हम वृद्धि कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। नगद कोष अनुपात में भी वृद्धि करेंगे, ज्यादा जमा हो जाएगा,
पैसा नहीं जाएगा लोगों तक। खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचना, जब हम प्रतिभूति बेच देते हैं, जब प्रतिभूति हम ये चिट्ठा बेच देते हैं, जब चिट्ठा बेच देते हैं तो हम लोगों से पैसा ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, यही सी बात है। और पैसा जब लोगों के हाथ में नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाता है, मांग कम हो जाती है। आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, मार्क्स द फॉलोइंग्स करेक्टली, कौन करेक्ट है? तो हमेशा टीसी ज्यादा होता है, टीसी इक्वल्स टू बेटा होता है टीवीसी प्लस टीएफसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब यही देख लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को या टोटल फिक्स कॉस्ट को निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगा, सही वाला हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज न प्लस होगा, न गुणा होगा और न माइनस होगा एक दूसरे का। आपका आंसर ए हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं? द्वितीयक मतलब क्या होता है? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या होता है? उत्पादन की इकाइयां होती हैं। प्राइमरी में कच्चे माल वगैरह होते हैं, जैसे वन है, वानिकी है, भूमि है, उत्खनन है, पशुपालन है, ये सारी चीजें आती हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा भैया विनिर्माण। क्या आ जाएगा? विनिर्माण, ये सेकेंडरी है। और बाकी ये जो तीनों दिख रहा है ये टर्शियरी है, सेवा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल मैंने बताया, CIGX-M। 3 क्षेत्रीय मॉडल में आपको कौन कौन शामिल होता हुआ दिखाई देता है? कौन शामिल होता है? इनमें से सभी, ये तीनों होते हैं। अगर 2 क्षेत्रीय मॉडल पूछ ले तो C और I वाली कहानी आपके पास चली जाएगी। कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान देनी। वैसे 2 क्षेत्रीय मॉडल में क्षेत्र क्या होंगे? तो परिवार होता है बेटा, परिवार होता है, परिवार के साथ होता है कौन? फर्म। ये 2 क्षेत्रीय हो गया, 2 मॉडल। चक्रीय प्रवाह में डुअल मॉडल की बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, फिर है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा की वह धुरी है जिसके चारों अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है? तो अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है, ये क्या हो जाएगा? ये मार्शल का हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मार्शल की कहानी हो जाएगी, ठीक। अब आपके पास अगर हर्टले बिदर्स पूछे तो मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, ये हर्टले बिदर्स कह रहे हैं, ये मार्शल की परिभाषा है। आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित से कौन से प्रकार हैं? तो भैया उत्पादन का भी है, प्रोडक्शन भी है, कंजम्पशन भी है, विनिमय और निवेश भी है। आपका आंसर हो जाएगा डी। तो 4 प्रमुख क्रियाएं, आपको 5 क्रियाएं देखने को मिल सकती हैं, आपको 5 क्रियाएं देखने, 4 साधन देखने को मिल सकते हैं। साधन कितने? बोलो 4। क्रिया कितनी? बोलो 5, ठीक है, क्रियाएं आपके पास 5 हैं, ठीक। तो ये आपके पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, प्राथमिकता में सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? तो कृषि भी है हमारे पास, और कृषि भी आ जाती है, उद्योग नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा कृषि, एग्रीकल्चर आ जाएगा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसका अध्ययन बैंकिंग सुधार के अंतर्गत किया जाता है? तो भाई 91 में नरसिम्हन समिति फर्स्ट, और फिर 91 के बाद 98 भी नरसिम्हन समिति। ए और बी आपके पास ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको देख के जाना है, आपके दिमाग में बिल्कुल रहना चाहिए, स्ट्राइक करेगा, स्टिक करेगा, और आपको गलत नहीं करके आना है। भाई किस वर्ष 14 बड़े अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? तो वर्ष था आपका 1969, ठीक है। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। ये 14 बैंकों वाली बात हो गई। अगर आपसे पूछे 6 बैंकों का तो ये आप होगा 1980। क्लियर है, ये वाली कहानी भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, निवेश निर्धारक घटक और निवेश को पूंजी की सीमांत क्षमता कितना है, कैपेसिटी, और ब्याज की दर। अब ध्यान रखो, ब्याज की दर की कहानी, ब्याज की दर अगर बढ़ती जाती है, दर अगर बढ़े, निवेश भी बढ़ेगा, ठीक है। ये निवेश और दर में संबंध है, निवेश और दर में संबंध है, ब्याज दर। क्लियर है, ये बढ़ेगा। लेकिन ब्याज दर और मुद्रा की मांग में उल्टा संबंध है। ये तो पॉजिटिव संबंध दिखाता है बेटा निवेश और दर में, लेकिन निवेश, अगर हम रेट की बात करें, अगर रेट की बात करें, रेट और डिमांड भी, मुद्रा की डिमांड, ये निगेटिव संबंध है, क्योंकि जैसे जैसे रेट बढ़ता है तो मुद्रा की मांग कोई नहीं करता है, वो रहने देता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, जहां वस्तु की पूर्ति अधिक हो, जहां वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा डिमांड और सप्लाई बराबर हो। व्यापक अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है?
अगर व्यापक अर्थशास्त्र की उपयोगिता पूछे तो क्या है, मतलब इसका अगर आप क्षेत्र जो सरकारी आर्थिक नीति, सरकार की आर्थिक नीति को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं, आर्थिक विकास भी इसमें है, राष्ट्र की तुलनाएं भी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अंतिम ऋणदाता कौन होता है, तो अंतिम ऋणदाता बेटा आप जानते हो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मत लगा देना, ये आरबीआई होता है, आरबीआई होता है अंतिम ऋणदाता। अच्छा, यही जो है क्रेडिट का कंट्रोल करता है, ये क्रेडिट का नियंत्रक होता है, ठीक है। लेकिन अगर व्यावसायिक बैंक को हम कहेंगे तो ये क्रेडिट क्रिएटर होता है। क्या है, साख, क्या है भैया, साख का क्या होता है, साख सृजन का काम करता है, ये साख सृजित करता है और ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है, साख सृजन, और क्योंकि पैसा यही बांटता है और ये कंट्रोल की बात करता है, ध्यान रखना, यही मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है आरबीआई। अंतिम ऋणदाता आरबीआई के रूप में ही होता है, बैंकों का ऋणदाता, बैंकों का बैंकर आरबीआई होता है। आपका आंसर हो गया। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत किसे शामिल करता है, अभी हमने बताया था ये क्वालिटेटिव होते हैं, ये क्या है, निम्नलिखित दे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वालिटेटिव में क्या आ जाएगा, प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन कहते हैं इसको, डायरेक्ट एक्शन है, ये भी हो जाएगा। ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, साख की राजधानी, ये भी है, ठीक है, ऋणों की सीमांत आवश्यकता में ये भी है, तो गुणात्मक में आपका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन सम्मिलित किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसे सम्मिलित करते हैं, आय रोजगार करते हैं, व्यापार चक्र करते हैं, सामान्य कीमत और मुद्रास्फीति का सिद्धांत करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे बेटा, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आलाप डी। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक घाटे की माप करता है, घाटा देखो, घाटा प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, प्राइमरी डेफिसिट पूछ रहा है, इसमें से आपको ध्यान देना है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान आपको करना है, ये बात ध्यान रखना है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। भुगतान शेष के अंतर निम्न में कौन सी मदें आती हैं, पूछा गया बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत, तो भैया दृश्य मदें भी आएंगी, अदृश्य भी आएंगी, पूंजी अंतरण भी आएगा, आपका आंसर हो जाएगा सभी। आगे बढ़ते हैं। भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, भुगतान संतुलन की विशेषता पूछ लिया आपसे, यह क्रमबद्ध रिकॉर्ड होता है, एक निश्चित समय में किसी दो देशों के द्वारा बीच में आयात निर्यात या व्यापार करने के पूरे लेखा जोखा को भुगतान संतुलन, निश्चित समय अवधि भी होती है, आपका आंसर हो जाएगा डी। फिर है पूंजी खाते के अंदर निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं, पूंजी खाते के अंदर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन अकाउंट, एक क्या होगा सेविंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और गवर्नमेंट अकाउंट, इसको फाइनेंशियल अकाउंट भी कहते हैं। तो अब हम बात करें पूंजी खाते की, पूंजी खाते में क्या एक पक्षीय अंतरण होता है, नहीं सर, नहीं होता है, क्योंकि ये तो चालू खाते की है, विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निजी सौदा, आपका आंसर हो जाएगा भैया डी, बी और सी। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कम कैसे करेंगे, घाटा अगर है राजकोषीय घाटा या बजट घाटा, तो कर राजस्व में वृद्धि कर देंगे, ज्यादा ज्यादा हम टैक्स लेंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, सरकार द्वारा जो अपव्यय है उसे हम कम कर देंगे, सरकारी व्यय में कटौती कर देंगे, भोजन भाषण उद्घाटन की जो कहानी है वो कम कर देंगे, हमारा घाटा अच्छा हो जाए, घाटा नहीं लगेगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में हम लोग क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में केवल क्या करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को काउंट करते हैं, अंतिम वस्तुओं उपभोग की वस्तुओं को, भैया फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं। फिर पूछा है किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो स्थानापन्न वस्तु की मांग क्या होगी, अगर वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ती है, मांग पूछा है, मांग बढ़ जाएगी। याद करो, जैसे चाय और कॉफी की बात करें, कॉफी की अगर कीमत बढ़ी, ये दोनों स्थानापन्न है, अगर इसकी कीमत बढ़ गई, प्राइस अगर बढ़ गई तो इसकी डी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक। उपभोक्ता का स्तंभ बिंदु बजट रेखा क्या करता है, यक्ष अक्ष को काटती हो, स्पर्श नहीं करती है, लग रहा है नहीं करती है, स्पर्श करती हो, जी हाँ, आपका आंसर हो जाएगा बी। ये ऐसे बनता है कुछ इस तरीके से, ये बजट रेखा और यहाँ पे स्पर्श कर रही होती है बजट लाइन को, कौन, आईसी कर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है, उत्पादन संभावना वक्र को दाईं ओर खिसकने के कारण क्या है, उत्पादन संभावना वक्र ये बाईं ओर खिसकेगा, इधर दाईं ओर इधर खिसकता चला जाएगा, इसका मतलब है अच्छा उत्पादन हो रहा है, संसाधन और तकनीकी भी अच्छी है, ए और सी हो जाएगा। विलासिता की वस्तु का मांग की लोच क्या होती है, विलासिता की वस्तु की लोच क्या होती है,
लोचदार होती है, मतलब प्राइस बढ़ती जाती है तो उसकी मांग भी बढ़ती जाती है, विलासिता वाले में आता है। अर्थव्यवस्था में संतुलन की शर्त क्या है? संतुलन का शर्त मांग और पूर्ति बराबर हो, बचत और निवेश बराबर हो, रिसाव अवंता क्षेपण बराबर हो। ठीक है, इसका मतलब इनमें से सभी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर निम्न में से कौन सा है? तो हमने आपको बताया है विप्रो जी क्वाइन। अंतिम बार मैं बता रहा हूं, इनकम टैक्स, कारपोरेट, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो आयकर भी है, उपहार कर भी है, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट की अवधि क्या होती है? तो आप जानते हो वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा है। वार्षिक वित्तीय विवरण 1 साल का होता है। मुद्रा की पूर्ति में किसे सम्मिलित करते हैं? यह भी क्वेश्चन बार बार आया है। मुद्रा की पूर्ति में हम जारी करेंसी को भी करते हैं और डिमांड डिपॉजिट भी करते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इसको M1 के अंतर्गत रखते हैं, CU + DD। याद आ रहा है? यह सबसे तरल मुद्रा होती है लेकिन संकुचित होती है, तरल है और संकुचित है। आगे बढ़ जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? आपसे पूछा है। अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ साहब। 1776 में इन्होंने क्या लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। क्या लिखा था? वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था बेटा, वेल्थ ऑफ नेशन लिखा था। यह बात आपको पता होनी चाहिए। रॉबिन्सन ने दुर्लभता की परिभाषा दी है, दुर्लभता की परिभाषा इन्होंने दी है। ये भी माल्था जो है जनसंख्या से रिलेटेड है, ये जनसंख्या से रिलेटेड है, इनको भी याद रखना। ठीक है, जेबी से बाजार सिद्धांत से रिलेटेड है। ये क्या बता रहे हैं? बाजार का सिद्धांत बता रहे हैं, बाजार सिद्धांत बता रहे हैं। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड ये कह रहे हैं, बहुत पहले वाले थे। वैसे हम लोग यहां एडम स्मिथ की बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है? ये वही भाई साहब हैं जो अल्फ्रेड मार्शल हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये फादर हैं। क्या है? ये फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने ये भी बात कही है। ठीक है, बाकी आपका आंसर यही हो जाएगा, इन्होंने कल्याण की बात कही है। आगे बढ़ते हैं। औसत उत्पादन वक्र की आकृति क्या होती है? तो भैया अंग्रेजी के U अक्षर की होती है। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, नहीं पर ध्यान देना है बेटा, नहीं पर ध्यान देके जाना है। व्यष्टि का जो विषय क्षेत्र है वो नहीं है। उत्पादक व्यवहार यूनिट है, कीमत निर्धारण यूनिट है, उपभोक्ता एक यूनिट है, एक इकाई है, लेकिन राष्ट्रीय है, खुला है, व्यापक है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। एक वक्र जिस पर सभी बिंदु, सभी संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करें, उसे क्या कहते हैं? जब कोई समान संतुष्टि प्रदान कर रहा हो बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनधिमान वक्र कह रहे हैं। ध्यान रखो। उत्पादन संभावना वक्र, PPC कर्व, क्या होगा? PPC कर्व वक्र जो है अधिकतम उत्पादन की बात करता है। क्या करता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात करता है और ये अधिकतम संतुष्टि की बात करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब मांग वक्र x अक्ष के समांतर हो जाए, जब मांग वक्र x अक्ष के समांतर हो जाए बेटा इस तरह, तो मांग की लोच क्या कही जाएगी? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। बहुत सारे बच्चे इसे जानते हैं। ये हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ये इनफाइनाइट होता है। इसे आप यहां देख के बताओगे ये अनंत होगा, कम होगा, क्या होगा। ठीक, ये थे 50 क्वेश्चन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना, अगले टॉपर आप बन रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।